कहते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान ऐसे होती है कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर ये दो रेजिस्टर्स हैं, इनके दो एंड्स आपस में है और दूसरे दो एंड्स आपस में, तो जब रेजिस्टर्स के दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है बेटा। ठीक है, अब अगर इस कॉम्बिनेशन को हम यहां से इस तरह से अगर बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, सपोज करें ये बैटरी है और बेटा यहाँ पे एक टर्म आ रहा होता है स्टेडी करंट का। अब ये स्टेडी करंट क्या होता है बेटा? ठीक है, स्टेडी करंट का मकसद होता है बेटा डीसी, क्योंकि आपको पता है करंट की दो किस्में होती है, एक होता है डीसी, दूसरा होता है एसी। डीसी करंट जो होता है वो बैटरी सप्लाई करती है और इसके अंदर चार्जेस का डायरेक्शन एक ही होता है। तो ऐसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और चार्जेस के फ्लो का डायरेक्शन एक होता है, जिस करंट के अंदर इंक्रीज डिक्रीज नहीं आती, एक ही जो है वो सेंस में वो फ्लो कर रहा होता है, तो उसको स्टेडी करंट कहा जाता है। सिंपली अगर डीसी की बात हम करें तो डीसी करंट स्टेडी करंट होता है, जबकि एसी जो होता है उसके अंदर चार्जेस जो फ्लो करती है वो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर होती है। वो करंट जो होता है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का नहीं होता, उसके अंदर पल्सेशंस आती हैं, उसको पल्सेटिंग करंट कहा जाता है। तो स्टेडी करंट का मकसद है ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे और उसके मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क ना पड़े, तो उसको कहा जाता है डीसी करंट। अब देखें बेटा, ये बैटरी सोर्स ऑफ डीसी या स्टेडी करंट है बेटा। सपोज करें रेजिस्टर 3 लगे हुए, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया बेटा। अब जाहिर सी बात है यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट की बात करेंगे, यहाँ से करंट आएगा, इसको करंट को हम कहते हैं मेन सर्किट करंट। मेन सर्किट करंट है बेटा। ये मेन सर्किट करंट आया, ये करंट आया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को आप कह लें पॉइंट ए पे ये करंट आ गया। ठीक है, अब पॉइंट ए पे ये करंट तकसीम होगा, एक करंट I1 बन के इस तरफ जाएगा, एक करंट I2 बन के इस तरफ जाएगा, एक करंट I3 बन के इस तरफ जाएगा। तो बेटा ये जो पॉइंट ए होती है जिसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है, नोड भी कहा जाता है इसको, तो ये जो जंक्शन पॉइंट होती है, ठीक है, इस जंक्शन पॉइंट पे जब ये करंट आता है तो ये करंट 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक करंट I1 बन के रेजिस्टर 1 की तरफ चला जाता है, एक करंट I2 बन के रेजिस्टर 2 की तरफ चला जाता है, एक करंट I3 बन के रेजिस्टर 3 की तरफ चला जाता है। इसमें जो करंट फ्लो करेगा ये I1 होगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा I2 होगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो I3 होगा। तो बेटा 3 करंट्स में तकसीम हो गया। अगर 4 रेजिस्टर होते तो 4 हिस्सों में मेन सर्किट करंट तब्दील जो है वो हो जाता, जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अगर 5 होते तो 5 करंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता, 6 होते रेजिस्टर तो 6 करंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। यहाँ पे किरचॉफ का रूल है कि यहाँ से जब करंट तकसीम होगा, ये करंट फिर वापस पॉइंट बी पे आके कलेक्ट होगा, ये करंट I1 आ जाएगा, ये करंट I2 आएगा, ये करंट I3, ये यहाँ पे मिक्स होंगे और फिर ये सेम करंट I बन के यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, रेजिस्टर्स में ये तकसीम होके गुजरेंगे, बाकी यहाँ पे कंबाइन होके फिर इस तरह से आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ जो है वो हमारा लॉ, फर्स्ट लॉ के मुताबिक जितना करंट यहाँ पे तकसीम होगा वही सेम करंट यहाँ पे होगा, बीच में कोई भी चार्ज इधर उधर नहीं होगी। जितनी टोटल चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो उतनी ही चार्जेस यहाँ पे कंबाइन होंगी।
इसको हम कहते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से जितनी पॉइंट ए पे चार्जेस है उतनी ही पॉइंट बी पे चार्जेस है, बीच में कोई भी चार्ज खत्म नहीं होनी है क्योंकि चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। तो पहली बात इसकी क्या आती है, पहली बात ये आती है कि ये जो कॉम्बिनेशन होती है इसमें करंट को एक रास्ता नहीं मिलता। जैसे हमने कल देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट को सिंगल रास्ता होता है, उसी सिंगल रास्ते से करंट बेचारे को गुजरना पड़ता है। अगर उन रास्ते में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगा, लेकिन होगा सब में जो है वो इक्वल। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये होता है कि करंट तकसीम होकर अल्टरनेट पाथ लेता है। तो पहली बात ये होती है कि अल्टरनेट पाथ्स आर अवेलेबल, अल्टरनेट पाथ्स आर अवेलेबल टू करंट। बेटा करंट को अल्टरनेट पाथ्स अवेलेबल होते हैं बेटा, अल्टरनेट पाथ अवेलेबल होते हैं। अब इसमें सवाल ये होता है कि यहाँ पे सब में इक्वल करंट आएगा या अनइक्वल करंट आएगा। बेटा इक्वल भी आ सकता है, अनइक्वल भी आ सकता है। इक्वल कब आएगा, जब इन तीनों की रेजिस्टेंस इक्वल होगी। जब ये तीनों रेजिस्टेंस इक्वल होगी तो इनमें करंट इक्वल गुजरेगा। लेकिन अगर इन तीनों में रेजिस्टेंसेस डिफरेंट होंगी तो करंट डिफरेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट्स पाथ है, सेम करंट को तीनों में से नहीं गुजरना पड़ता, इसमें तीनों में डिफरेंट करंट गुजरता है क्योंकि करंट अपने आप को तीन हिस्सों में तकसीम कर रहा है। और आपको पता है कि करंट हमेशा ज्यादा करंट उसी रास्ते से जाता है जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसमें ये होता है कि जो रेजिस्टर सबसे कम रेजिस्टेंस रखता है उसमें करंट सबसे ज्यादा जाता है, और जो रेजिस्टर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस रखता है उसमें करंट कम जाता है। तो आप कहोगे कि इसमें अगर तीनों की रेजिस्टेंसेस इक्वल है तो तीनों में इक्वल करंट जाएगा, अगर तीनों में रेजिस्टेंसेस अनइक्वल है तो तीनों में करंट जो होगा वो डिफरेंट जाएगा। तो करंट सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर्स। तो आप कह सकते हैं कि इसमें इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, और ज्यादा करंट उसी पाथ से गुजरेगा जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है बेटा। तो आप कहोगे कि लार्ज करंट flows through resistor having a smaller resistance। ठीक है, छोटी रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट आएगा। करंट through each resistor is same if resistances are equal। रेजिस्टेंसेस इक्वल है तो उस कंडीशन में R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, तो करंट I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। लेकिन टोटल करंट ये हो जाएगा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट वही सेम जो है वो मेन सर्किट करंट रहेगा। करंट through each resistor is different
if resistances are unequal, के करंट 1 is not equal to current 2 is not equal to current 3 if R1 is not equal to R2 is not equal to R3। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कहोगे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूं कि सपोज करें इस तरह से 10 ओम है, ठीक है, दूसरा रेजिस्टर है बेटा, आप ये भी कह लें कि ये जो है हमारे पास ये दूसरा रेजिस्टर भी 10 ओम है, ठीक है, और ये तीसरा रेजिस्टर भी आप कह लें 10 ओम है, ठीक है, तो इनमें करंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तीनों, ठीक है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस अनइक्वल है, फॉर एग्जांपल एक 10 ओम है, एक हमारे पास है बेटा 20 ओम, ठीक है, और एक है हमारे पास 30 ओम, तो इन तीनों में करंट्स अनइक्वल हो जाए, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस जो होंगी वो अनइक्वल है, और करंट I1 जो है ये ग्रेटर देन हो जाएगा I2 से, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा I3 से, क्योंकि जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होगी उसमें कम करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये जो टोटल करंट फ्लो करेगा ये टोटल करंट इक्वल हो जाएगा मेन सर्किट करंट के बराबर, ठीक है। ये मेन सर्किट करंट, अगर यहां से 10 एम्पियर करंट आ रहा है तो इन तीनों में 10 एम्पियर ही होगा, चाहे वो इक्वल हो चाहे वो अनइक्वल, क्योंकि आ रहा है 10 एम्पियर, तो वही 10 एम्पियर क्या होगा, तकसीम होगा। रेजिस्टेंसेस अनइक्वल होंगी तो अनइक्वल तरह से डिस्टर्ब होगा, रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर रेजिस्टेंसेस इक्वल होगी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो टोटल जो मेन सर्किट करंट होता है ना वो सेम होता है, ये किरचॉफ का लॉ है बेटा, फर्स्ट लॉ है कि जितनी चार्जेस पॉइंट ए पे होंगी उतनी ही चार्जेस पॉइंट बी पे होगी, क्योंकि चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, जितनी चार्जेस तकसीम होती है उतनी चार्जेस रिसीव होती, बीच में डिस्ट्रॉय नहीं होनी, चार्जेस डिस्ट्रॉय नहीं होती, चार्जेस के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो अदर फॉर्म्स में जाती है, जो रोशनी पैदा हो रही चार्ज की वजह से नहीं हो रही, चार्ज के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी हो रही है ना वो हमें मिल रही होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास करंट। बेटा अगर फार्मूला बनाए, आई होता है V अपान R, बेटा फार्मूला आगे बनाते हैं, पोटेंशियल की पॉइंट मैंने नहीं लिखी। एक पॉइंट इसमें ये होती है बेटा कि इसमें पोटेंशियल ऑन ईच रेजिस्टर इज ऑलवेज सेम। ऑलवेज सेम क्यों होता है, ऑलवेज का मकसद क्या है, ऑलवेज का मकसद है रेजिस्टेंस इक्वल हो अनइक्वल हो पोटेंशियल सेम ही रहेगा, एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, ठीक है बेटा। अगर बैटरी का पोटेंशियल V है बेटा 10 वोल्ट, तो बेटा ये जो करंट ये जाएगा, इसके पास भी 10 वोल्ट होगा, इसके पास भी 10 वोल्ट होगा, इसके पास भी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का मकसद क्या होता है, 10 वोल्ट का मकसद है 10 जूल पर कूलम। जो करंट यहां से I1 होगा उसकी चार्जेस के पास भी 10 जूल पर कूलम होगी, जो यहां से जाएंगी उनके पास भी 10 जूल पर कूलम होगी, जो यहां से जाएंगी उनके पास भी 10 जूल पर कूलम होगी। हर कूलम के पास एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल होगी। 10 वोल्ट का मकसद क्या होता है, 10 वोल्ट का मकसद होता है 10 जूल पर कूलम। मींस सपोज करें बैटरी यहां से 6 एम्पियर करंट भेजती है, इसका मतलब है 6 एम्पियर के अंदर 6 कूलम जाती है, हर कूलम के पास एनर्जी कितनी है, 10 जूल है। अगर इसमें से 3 एम्पियर करंट जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसके हर कूलम के पास कितनी एनर्जी है, 10 जूल है।
टोटल 3 कूलम के पास 30 जूल है, लेकिन हर कूलम के पास कितनी, हर कूलम के पास 10 जूल है। तो वोल्ट हर कूलम के पास होता है, इसलिए जिसमें ज्यादा करंट होगा उसमें भी 10 वोल्ट ही होगा, जिसमें कम होगा उसके पास भी 10 वोल्ट होगा। तो इस तरह से हर एक के पास पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि पोटेंशियल का मकसद होता है जूल पर कूलम। अगर एक के पास 1 एम्पियर करंट है, मींस उसके पास 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज के पास भी 10 जूल है। अगर किसी के पास 2 एम्पियर करंट है, मींस उसमें 2 कूलम है, लेकिन उसमें भी हर कूलम के पास कितनी है, 10 जूल है। दोनों के पास 20 जूल होगी, लेकिन हर के पास कितनी हो जाएगी, हर कूलम के पास 10 जूल ही होगी। तीसरे के पास अगर 3 एम्पियर करंट है, इसका मकसद है उसके पास 3 कूलम चार्ज है, लेकिन हर कूलम के पास उसके पास भी कितना होगा, 10 होगा। कलेक्टिवली उसके पास 30 जूल एनर्जी होगी, लेकिन हम वोल्ट को पर कूलम लेते हैं कि हर कूलम के पास कितनी, इसलिए सोर्स वही है। अगर किसी को 1 एम्पियर देता है तो भी 10 वोल्ट के साथ देगा, किसी को 2 एम्पियर देता है तो भी 10 वोल्ट के साथ देगा, किसी को 3 एम्पियर देता है तो भी 10 वोल्ट के साथ देगा। तो पोटेंशियल सेम होता है बेटा। I is equal to V upon R, पोटेंशियल सब में सेम, R1 V upon R2 V upon R3 कर सकते हैं आप इसको। V upon R is equal to V आया कॉमन, 1 over R1, 1 over R2, 1 over R3, ये गया कैंसल। ये आ जाएगा आपके पास 1 over R1 प्लस 1 over R2 प्लस 1 over R3, ये आ गया आपके पास रेजिस्टेंस का फार्मूला, मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज। इसका आप कंक्लूजन क्या लिखोगे, रेसिप्रोकल है। और आपको इतना तो पता ही है कि जब रेसिप्रोकल्स का हम सम लेते हैं, इसका मकसद है कि वो चीज कम हो रही है। तो यहाँ पे होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज equivalent resistance becomes smaller, means resistance जो होती है वो इसमें कम होती है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। इसका मकसद है जितने रेजिस्टर्स हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होगी, कंक्लूजन। और इसके अंदर बेटा एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस में आगे लिखता हूं बेटा, ठीक है। इसका स्पेशल केस क्या होता है बेटा, इसका स्पेशल केस ये होता है, स्पेशल केस ये होता है कि फॉर एन इक्वल रेजिस्टेंसेस, एन इक्वल रेजिस्टेंसेस के लिए क्या होना है बेटा, ठीक है। सपोज करें इस तरह से आपके पास एन रेजिस्टेंसेस है बेटा, इस तरह से आपके पास एन इक्वल रेजिस्टेंसेस है बेटा। तो जब वो इक्वल है बेटा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू Rn, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू R अपॉन N हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी बेटा। अब अगर हम देखें बेटा कंडक्टेंस, इसके अंदर कंडक्टेंस को क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस तो बढ़ जाती है, हमने देखा। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। रेजिस्टेंस को बढ़ना है, कंडक्टेंस तो लॉजिकली कम जो बढ़ेगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो
सॉरी रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। जैसे सीरीज में हमने देखा था, रेजिस्टेंस अगर बढ़ती है तो कंडक्टेंस क्या हो जाती, कम हो जाती, क्योंकि रेसिप्रोकल है बेटा। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर हम ये देखते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमने किया है कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस अप टू n रेजिस्टेंस। जनरल फार्मूला मैं बना लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है एज वी नो, क्या पता है हमें बेटा, हमें ये पता है कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, तो 1/re किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू हो जाएगा Kn। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि कंडक्टेंस जो होती है उसको क्या होता है, कंडक्टेंस जो होती है, ठीक है बेटा, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। आप कह सकते हैं इसके अंदर कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस increases in this combination। ठीक है, इसके अंदर कंडक्टेंस जो होती है बेटा इंक्रीज होती है। बता ले स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या कहते हैं, फॉर n इक्वल रेजिस्टर्स, बेटा कंडक्टर इज आल्सो रेजिस्टर विद द स्मॉल रेजिस्टेंस। कभी कभी ये लिखा होता है कि कॉपर की रेजिस्टेंसेस, कंफ्यूज होते हैं बच्चे के, कॉपर तो कंडक्टर है, रेजिस्टर क्यों लिखा, बेटा कॉपर कंडक्टर है, रेजिस्टर तो है ना, जीरो तो नहीं ना उसकी। तो कंडक्टर इज आल्सो रेजिस्टर विथ स्मॉलर रेजिस्टेंस। कंडक्टर को रेजिस्टर कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो रेजिस्टेंस तो उसके पास भी है ना, तो इस सेंस में हम कहेंगे। तो क्या हो जाएगा इसके पास, अगर कंडक्टेंस है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस n टाइम्स कंडक्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल कंडक्टर के n टाइम्स हो जाएगी। अगर 100 रेजिस्टर से इक्वल रेजिस्टेंस के साथ उनकी कंडक्टेंस एक ही अगर पता है तो 100 की कंडक्टेंस को से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये स्पेशल केस है बेटा, ये हो गए हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, रेजिस्टर्स को आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के अंदर रख सकते हैं और उसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सर्किट को सॉल्व करेंगे हम, पहले किरचॉफ के लॉ भी पढ़ेंगे, उसके बाद सर्किट को सॉल्व करेंगे कि सर्किट को सॉल्व कैसे किया जाता है बेटा। इसके बाद होता है बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर डिसिपेशन बेटा। ठीक है बेटा, पावर डिसिपेशन किसको कहा जाता है बेटा, ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है बेटा, पावर का मतलब होता है एनर्जी या वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब पावर को पढ़ने से पहले आप थोड़ा बैटरी की तरफ रिवाइज कर ले कि बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर कैसे होती है बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर डिसिपेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि पावर डिसिपेशन की बुनियाद पे आगे जो हमें पढ़ना है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ना है बेटा। ठीक है, अब ये पावर पढ़ने से पहले आप एक बात वापस जो है वो याद कर लें कि एनर्जी stored in capacitor और बैटरी बेटा। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, जब आप बैटरी बनाते हो या कैपेसिटर बनाते हो उसकी होती है दो प्लेट्स बेटा,
एक होती है पॉजिटिव प्लेट और एक होती है नेगेटिव प्लेट। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हमने पढ़ा था बेटा कि जब हम चार्ज करते हैं तो एनर्जी जो चार्ज होती है वो ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट्स पे स्टोर होती है, क्योंकि चार्ज होने के प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन निकालते भी प्लेट से हैं, देते भी प्लेट को है। तो चार्ज कहाँ पे रिजाइड करती है बेटा? चार्ज हमेशा रिजाइड करती है प्लेट्स के ऊपर। ठीक है, प्लेट्स पे आती है, प्लेट्स पे जाती है। तो आप कह सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और बैटरी। अब देखिए बेटा, ये इसकी बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये बन जाती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बन गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बनी है? क्योंकि हमने प्लेट्स को क्या कर दिया? चार्ज। अब हमने चार्ज किया होगा तो जाहिर है हमने इन प्लेट्स को पॉजिटिव, एक से इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। पॉजिटिव प्लेट को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना। पॉजिटिव प्लेट से हमने इलेक्ट्रॉन निकाले, किसको दिए? नेगेटिव प्लेट को। तो पॉजिटिव चार्ज से निकालने के लिए हमने कोई वर्क तो किया होगा ना, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे तो नहीं हम कहेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन दे दे, वो दे देगी, वो तो ऐसे तो नहीं देगी। जाहिर सी बात है कोई तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्रिक्शन करेंगे तो भी हम एनर्जी देंगे, अगर किसी और सोर्स से उसको चार्ज करेंगे तो भी एनर्जी देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस्तेमाल करके चार्ज करेंगे तो भी लाइट एनर्जी देंगे जो इलेक्ट्रॉन निकालेगी ना। बगैर देने के तो इलेक्ट्रॉन हमारे कहने से तो जाएंगे नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम किसी भी प्लेट को पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो हम उसको एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पढ़ लिया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा है कि ऊपर से फोटॉन आता है, वो एनर्जी लेके आता है, वो वर्क फंक्शन की जो इक्वल अगर एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। इलेक्ट्रॉन मटेरियल से छीनना पड़ता है। ऐसे थोड़ी होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री बेटा होता है, हम कहते हैं बेटा उस प्लेट पे चला जाओ, वो उस प्लेट पे चला जाता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। हम जाहिर है कोई सोर्स इस्तेमाल करेंगे जो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरी प्लेट को देगा। और दूसरी प्लेट भी क्यों लेगी? उसको तो जरूरत नहीं, इसलिए उसके ऊपर भी हमने फोर्स करना होता है, नहीं तेरे को लेना है ये। तो फिर क्या होता है कि हमें वर्क करना होता है, एक से छीनने के लिए, दूसरे की तरफ देने के लिए। क्योंकि जो प्लेट निगेटिव चार्ज होगी ना, वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगी? वो निगेटिव चार्ज होती जाएगी तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? रिपेल करेगी। हम उसको वर्क करके उसकी तरफ ले जाएंगे। तो हम जो वर्क करते हैं ना, वो वर्क स्टोर होता है। ठीक है, कहाँ पे स्टोर होता है? वो स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एनर्जी में। और स्टोर्ड एनर्जी कौन सी होती है? स्टोर्ड तो पोटेंशियल होती है। काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से होती है, वो तो स्टोर नहीं होगी। तो स्टोर जो एनर्जी होती है ना, वो भी फील्ड के अंदर कौन सी होती है? पोटेंशियल होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, अर्थ के बाहर ऊपर चीज को ले जाते हैं, उसमें क्यों पोटेंशियल एनर्जी आती है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अर्थ के बाहर इसी तरह फील्ड है जैसे चार्ज के बाहर फील्ड है। और चार्ज की फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, अर्थ की फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो फील्ड के अंदर जब वर्क किया जाता है अगेंस्ट फील्ड, तो वो वर्क किसमें स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। अगर इस पेन को मैं ऊपर उठा के ले गया अगेंस्ट ग्रेविटी, तो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में ये इस तरह से। ठीक है, वही होता है कि जब आप इसको पॉजिटिव चार्ज करते हो, इसको नेगेटिव, अब अगर इसको कनेक्ट करोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन भागते हुए वापस आएंगे। इसका मकसद है हम इसको लेके इधर गए थे तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, जब हमने इसको कनेक्ट किया खुद ब खुद भागते वापस आ गए। इसी तरह से जिस तरह से पेन को हम अगेंस्ट लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, हमने छोड़ा, ये भाग के वापस अपनी जगह पे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इसी तरह से जब इसको नेगेटिव चार्ज करते हैं तो इसका मकसद है इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, जब हम इनको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये भागते हुए वापस आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि जब हम किसी भी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। व्हेन बैटरी और कैपेसिटर is charged, then work done is stored as electric potential energy, electric potential energy in electric field or at charges on plates। बेटा पंजाब में दोनों बातें लिखी हुई है अपने। वैसे जनरली आप कई जगह पे लिखोगे ना तो वो कहेंगे कि एनर्जी स्टोर जो होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, लेकिन अपना जो पंजाब का बुक है उसके अंदर दोनों चीजें लिखी हुई है कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है और चार्जेस के पास वैसे भी होता है। ठीक है, जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, लेकिन है तो इसके पास ही ना, दोनों चीजें हो सकती हैं, तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो याद रखें कि बैटरी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे ये पेन ऊपर उठा के जाएंगे तो पेन के पास पोटेंशियल होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल होती है, इसके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब बैटरी क्या करती है? ठीक है, अब सपोज करें हमारे पास ये हुई बैटरी, मैं बैटरी बना लेता हूं। ठीक है बेटा, अब मैं इसको बैटरी का सेंस देता हूं, या कैपेसिटर का ही ले बैटरी ईएमएफ के अंदर लेंगे। सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, मैं उसी तरह सर्किट बनाता हूं जैसे आपके बुक में, फिर आप कंफ्यूज हो गए पढ़ते हुए। देखिए फॉर एग्जांपल ये हुआ हमारा एक रेजिस्टर। रेजिस्टर का काम क्या होता है? रेजिस्टर का काम होता है कि करंट को रोकना है, उसका काम ही ये होता है पोजीशन देना। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनका काम ही ये होता है कि खामखा की जो होते हैं वो अपोजिशन करते रहते हैं, मुखालफत करते रहते हैं। तो इस तरह से होता है। मीन सपोज करें बैटरी के पास है, इसके पास है पोटेंशियल, मैं एक वैल्यू बना लेता हूं। ठीक है, ये हो गई इसके पास 10 वोल्ट। ये मैंने वैल्यू आपको समझाने के लिए बनाई। 10 वोल्ट का मकसद क्या है कि ये बैटरी अगर यहाँ से 1 कूलम चार्ज को भेजेगी कि भाई 1 कूलम चार्ज इस रेजिस्टर से गुजारनी है, तो बैटरी कितनी उसको एनर्जी देके भेजेगी? 10 जूल। जैसे आपके घरों के अंदर बिजली का पोटेंशियल आ रहा है ना, 220 वोल्ट आ रहा है, इसका मकसद है आपके घर के अंदर बिजली जो वापडा से हमें जो चार्जेस आ रही है हमारे पास, हर कूलम के पास कितनी एनर्जी आ रही है? 220 जूल आ रही है। ठीक है, और वो जब हम अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर भेजते हैं तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है? 220 जूल उसे ले लेता है, एनर्जी लेके उनको रवाना कर देता है, भाई आप जाए। ठीक है, वो क्या करती है? चार्जेस सिर्फ एनर्जी लेके आती है, वो रेफ्रिजरेटर को देके चली जाती है। बल्ब लगा हुआ है आपके, आप जहाँ पे बैठे होगे वहां पे बल्ब लगा होगा, उसके अंदर देख लें आपके पास यूपीएस से आ रही है बिजली, या आपको वापडा से मिल रही बिजली, या आपको सोलर से वो चार्जेस आ रही है, एनर्जी लेके आ रही है, बल्ब के अंदर वो एनर्जी देके खुद चली जाती है। तो ये चार्जेस क्या करती है? चार्जेस एनर्जी लेके आती है, उसको देके किसी भी चीज को चली जाती है। 220 वोल्ट है तो 220 जूल एनर्जी लेके लाइट डिम हो गई, 180 वोल्ट हो गई। मीन्स चार्जेस वही आ रही है, लेकिन अब उनके पास एनर्जी क्या हो गई? अब उनके पास एनर्जी कम हो गई, 180 जूल हो गई। तो लाइट डिम होने का मकसद ये नहीं है कि बाहर से चार्जेस कम, हमारे चार्जेस वही आ रही होती है, लेकिन उनके पास क्या हो रहा होता है? उनके पास वो एनर्जी नहीं होती। जैसे पूरा दिन जब हम कोई भी मजदूर काम करना शुरू कर देते हैं, उसके पास एनर्जी होती है, सुबह में वो ज्यादा काम करता है, आहिस्ता आहिस्ता बेचारा काम करता है, उसकी एनर्जी कम होती है, तो शाम को तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उस स्पिरिट से वो शाम को काम नहीं कर पाएगा। तो यही होता है कि जब लाइट फुल होती है, 220 वोल्ट होता है, तो 220 जूल एनर्जी लेके आ रही होती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो 220 जूल ले रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं अपना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो बने ही ऐसे हैं कि भाई आपको हर कूलम चार्ज 220 जूल दे,
तो आपने काम करना है, नहीं तो नहीं करना। जैसे एक मुलाजिम होता है ना, उसको कहा जाता है भाई कि आपको इतनी जो है वो सैलरी देंगे, आप काम करें, तो उतनी सैलरी देंगे तो काम करता रहेगा। अब सैलरी का हम हाफ कर देंगे तो वो तो कहेगा मैंने काम नहीं करना है, ठीक है इतनी सैलरी पे मैं नहीं काम करूंगा, मुझे इतनी सैलरी दोगे तो काम करूंगा। तो वही होता है कि जब लाइट डिम हो जाती है तो उसके अंदर चार्जेस वही होती है, मुलाजिम वही होता है, लेकिन अब उसकी हमने सैलरी 180 वोल्ट कर दी है, पहले उसकी 220 थी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहेंगे नहीं भाई हमने 180 जूल पे काम नहीं करना। तो यही होता है कि बैटरी के 10 वोल्ट का मकसद क्या होता है, बैटरी के 10 वोल्ट का मकसद ये होता है कि बैटरी हर कूलम को कितनी चार्ज दे रही है, हर कूलम को 10 जूल एनर्जी दे रही है। अब यहां से सपोज करें कि ये आ गई 10 जूल पर कूलम, ये चार्ज यहां से आई और इस चार्ज के पास कितनी एनर्जी है 10 जूल पर कूलम। ये चार्ज आई यहाँ पे, आगे रेजिस्टर बैठा है, रेजिस्टर ने कहा नहीं भाई हम आपको गुजरने नहीं देंगे, ठीक है। रेजिस्टर बीच में रोड अटकाएगा, जैसे पाकिस्तानी ऑफिस के अंदर होता है, एक बंदे ने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए, आगे गए दूसरे बंदे को, उसने कहा भाई नहीं मैं साइन नहीं करने वाला, मुझे पैसे दो, ठीक है रिश्वत दो। तो ये क्या करेगा, रेजिस्टर वही काम करता है, वो बैटरी ने तो भेजा चार्ज को 10 जूल पर कूलम देके भेजा, रेजिस्टर ने क्या कहा, रेजिस्टर ने कहा नहीं हम नहीं गुजरने देंगे, ठीक है। बैटरी कहेगी नहीं मुझे तो चार्ज को गुजारना है। तो फिर क्या होगा कि ये जो 10 जूल पर कूलम इसके पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, बैटरी कौन सी देती है पोटेंशियल एनर्जी देती है, अपने पास जो उसके पास स्टोर की हुई होती है ना पोटेंशियल एनर्जी, जो कहां से आई है, जो उसको चार्ज करते हुए आई है। तो क्या होता है कि हम जब उसको देते हैं ना तो ये रेजिस्टर कहता है ठीक है भाई हम आपको गुजरने देंगे, लेकिन उसके बदले में आपको पोटेंशियल जो है वो हमें रिश्वत के तौर पे देना पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये चार्ज जब यहाँ पे आती है इससे गुजरती है तो ये उसको गुजरने नहीं देता, तो फिर ये अपना पोटेंशियल जो होती है इसको रिश्वत के तौर पे देती है और ये चार्ज यहाँ से गुजर के वापस इधर चली जाती है, ठीक है। क्योंकि करंट हम किस वजह से मानते हैं पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको पता है बड़ी प्लेट पॉजिटिव होती है छोटी प्लेट नेगेटिव होती है। तो ये होता है मींस पोटेंशियल, ये जो रेजिस्टर होता है ना ये पोटेंशियल को खाने वाली चीज है, मींस ये पोटेंशियल को खाता है, जो बैटरी इसको देती है वो उस पोटेंशियल को यहाँ पे, अब ये करता क्या है इसका 10 जूल पर कूलम, ये रेजिस्टर ये इस तरह से हीट पैदा करेगा, हीट भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में 10 जूल को किसी और में कन्वर्ट कर देगा। मींस रेजिस्टर रोकने की कोशिश करेगा, बैटरी उसको धक्का देने की कोशिश करेगी, तो बैटरी की एनर्जी क्या हो जाती है खत्म होती। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ये होता है, ध्यान से याद रखिएगा बेटा, मैकेनिज्म ये होता है कि चार्जेस के पास होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के पास होती, कौन देता है, बैटरी सप्लाई करती है, बैटरी देती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, किसको देती है, ये देती है चार्ज को, ये चार्ज को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देती है, ये चार्ज लेके किसके पास जाती है, रेजिस्टर के पास, रेजिस्टर उसको रोकता है, तो ये इसकी एनर्जी क्या होती है खत्म, और ये एनर्जी किसमें जाती है, ये जाती है वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि रेजिस्टेंस होती क्या है, रेजिस्टेंस मींस मॉलिक्यूलर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज इस मटेरियल के मॉलिक्यूल एटम के साथ कोलाइड करेगी और अपनी पोटेंशियल एनर्जी उनको देगी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी जब उनको ट्रांसफर करेगी उनकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर है क्या
टेम्परेचर है ही सेंसेशन ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर एनर्जी। तो क्या हो जाता है कि ये बैटरी पोटेंशियल एनर्जी देती है। किसको देती है? चार्ज को। चार्ज लेके कहाँ जाती है? रेजिस्टर में। रेजिस्टर के अंदर उसको आती है अपोजिशन। अपोजिशन क्या होती है? मॉलिक्यूलर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन्स होती है। नतीजा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी लूज होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसको मिलती है? ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ये जाती है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल एनर्जी में। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर्स इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, अदर फॉर्म्स में एनर्जी जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है कंडक्टर की विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो जाती है और नतीजा ये निकलता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से अगर चार्जेस गुजरती रहेंगी, बैटरी एनर्जी देती रहेगी, रेजिस्टर एनर्जी को डिसिपेट करता रहेगा, रेजिस्टर एनर्जी को खत्म करता रहेगा, बैटरी की एनर्जी क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी। तो पर यूनिट टाइम के अंदर अगर हम देखें कि इस रेजिस्टर से बैटरी जब करंट गुजार रही है तो उस रेजिस्टर में पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी खत्म हो रही है, उसको कहते हैं पावर डिसिपेशन। हमें पता लगता है कि 1 सेकंड के अंदर बैटरी की इतनी एनर्जी खत्म हो रही है भाई, तो उसको पावर डिसिपेशन कहते हैं। तो जब कोई भी बैटरी किसी भी रेजिस्टर से करंट गुजारती है तो उस करंट गुजारने के लिए बैटरी की अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना पड़ता है? खत्म करना पड़ता है। तो वो बैटरी जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम खत्म करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पावर डिसिपेशन। तो आप कहोगे कि बैटरी डज वर्क ऑन चार्जेस इक्वल टू, ये सिद्ध के अंदर लिखी हुई पॉइंट मैं तभी लिखता हूँ, जरूरत नहीं है, बैटरी वर्क करती है आपको पता है, लेकिन सिद्ध के अंदर लिखी हुई है, फिर पिक्चर्स भेजते रहो। चार्जेस इक्वल टू क्यू डेल्टा, वर्क होता है क्यू डेल्टा वी के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वर्क ऑन चार्ज होता है क्यू डेल्टा वी के। ठीक है, बैटरी डज वर्क ऑन चार्जेस इक्वल टू क्यू डेल्टा वी टू पास on the cost of electrical potential energy stored। बेटा जो बैटरी के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वही किस में चली जाती है? वही इसके वर्क के बराबर हो जाती है। अब इसके अंदर बैटरी का पर यूनिट टाइम जो पावर डिसिपेट होता है, तो पावर डिसिपेशन का ये फार्मूला होगा। पावर डिसिपेशन होगा वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क होता है क्यू इंटू वी अपॉन टी, क्यू अपॉन टी इंटू वी इज इक्वल टू आई इंटू वी इज इक्वल टू वी है। तो पावर डिसिपेशन का फार्मूला क्या आ गया? पावर डिसिपेशन का फार्मूला एक आ गया, ये हो जाता है पावर डिसिपेशन का बेटा हमारे पास फार्मूला। ठीक है, पहला फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला कर लेते हैं बेटा। दूसरा फार्मूला ये हो जाता है I इज इक्वल टू V अपॉन R एंड पावर इज इक्वल टू V इंटू I। I किसके बराबर होता है बेटा? V अपॉन R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब लिख सकते हैं पावर इज आल्सो इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक, अब ये हो गया आपके पास पावर डिसिपेशन का दूसरा फार्मूला। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे फार्मूला। एस V इज इक्वल टू IR एंड पावर इज इक्वल टू V इंटू I इज इक्वल टू IR, ठीक है, इंटू I इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो पावर डिसिपेशन का
एक और फार्मूला आ गया आई स्क्वायर। एक तजाद आ रहा है मैथमेटिकल, आपको नजर नहीं आ रहा कि डिफरेंस आ रहा है फार्मूलास के अंदर। ठीक, क्या आपको एक तजाद नजर आएगा फॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इफ वी कांस्टेंट है तो, ठीक है। फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अगर आई कांस्टेंट है तो, ठीक। एक कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर, एक कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर, ठीक है। क्या इसमें कोई आपको जो वो मैथमेटिकल तजाद नजर आता है? नहीं आएगा। मैथमेटिक्स की ये ब्यूटी होती है कि मैथमेटिक्स फैक्ट है, वो आपको गलत नहीं बताएगी। यहाँ पे भी एक ही बात बता रही है। क्या बता रही है? कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात एक ही है, ठीक है। कैसे होती है इसको डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। देखें, आपको पता है बेटा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, V is same across each resistor, हर रेजिस्टर पे सेम होता है, therefore can be considered constant समझ सकते हैं आप। therefore ये आ गया आपका फार्मूला पैरेलल। R is equal to V square upon R, मीन्स V अगर कांस्टेंट है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये कहता है जितनी रेजिस्टेंस कम होगी पावर डिसिपेशन उतना ज्यादा होगा। और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जितनी तादाद ऑफ रेजिस्टर ज्यादा लगाओगे उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहती है कि अगर आप इस तरह से रेजिस्टर्स की तादाद ज्यादा करते जाओगे, जितने रेजिस्टर ज्यादा लगाते जाओगे रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी बेटा। इस तरह रेजिस्टर ज्यादा होते जाएंगे, रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम, ठीक है। एन इंक्रीजेस, ठीक है, आर डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है। अगर आप 10 बल्ब लगाओगे तो पावर 10 बल्ब आपने लगाए, फिर आपने 20 बल्ब लगाए, तो जाहिर है 10 बल्ब में पावर डिसिपेशन क्या होगी? कम। 20 में क्या होगी? ज्यादा। आप जनरेटर स्टार्ट करें, 10 बल्ब जलाएं, 11, 12, 20 करते जाओगे, जनरेटर की रड़ियां निकलती जाएंगी और जनरेटर बताता जाएगा कि भाई पावर बढ़ रहा है। तो ऐसे होता है कि रेजिस्टर की तादाद बढ़ती जाएगी, रेजिस्टर की तादाद बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस तो कम होगी क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन सोर्स से तो ज्यादा पावर आएगा। सोर्स को तो पहले 20 को जलाना था, बल्ब को 40 को जलाना है, तो जितनी बल्ब की तादाद ज्यादा होती जाएगी सोर्स का पावर उतना ज्यादा डिसिपेट होगा। वही बात तो ये फार्मूला कह रहा है कि जितनी रेजिस्टेंस कम होगी, ये पैरेलल का फार्मूला, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये फार्मूले का कंक्लूजन क्या होता है? इस फार्मूले का कंक्लूजन ये होता है कि इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल combination increases, power dissipation increases, power dissipation increase। जितने ज्यादा होंगे जाहिर है उतनी ज्यादा करंट लेंगे तो पावर तो ज्यादा डिसिपेट होगा, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? क्या इन सीरीज कॉम्बिनेशन I is same across each resistor, therefore I
can be considered as constant। ठीक है, therefore पावर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। बात वही है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में तादाद बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जितने रेजिस्टर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस जितनी आप नंबर बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जितने ज्यादा बल्ब होंगे उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और उतना पावर क्या होगा, ज्यादा। मींस इसमें भी तादाद बढ़ेगी तो पावर ज्यादा कंज्यूम होगा, इसमें भी तादाद बढ़ेगी तो पावर ज्यादा कंज्यूम होगा। बात वही है, सिर्फ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए कहा इनवर्सली, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होगी तो रेजिस्टर की तादाद बढ़ेगी, और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर की तादाद ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। सेम ही बात कहते हैं दोनों फार्मूलास। तो ये कहते हैं इसका भी कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन ये होता है कि इफ नंबर of resistors increases in parallel combination then, ठीक है, then power dissipation increase। क्यों इंक्रीज होती है, जाहिर है इसमें भी पावर जाएगा, हर एक में पावर, बैटरी का तो जाएगा ना, तो पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बात वही है, सेम है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस बात पे कि ये जो पावर डिसिपेट होता है जाता कहां पे। ठीक है, ये जो पावर डिसिपेट होता है रेजिस्टर के अंदर, जो पोटेंशियल एनर्जी बैटरी की खत्म होती है पर यूनिट टाइम, उसको तो हम पावर डिसिपेशन कहते हैं। जाहिर है पावर डिसिपेशन का मतलब क्या, एनर्जी तो जा रही है ना पर यूनिट टाइम, वो जाती कहां पे, वो जाती हीट पे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये जूल के दिए हुए, इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग कहा जाता है इनको। ये लॉज कहते हैं कि जब बैटरी में से आप करंट गुजारते हो तो बैटरी जो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जाती है वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंडक्टर, हीट पैदा होती है, तो ये हीटिंग इफेक्ट्स पैदा करती है। तो आप यहां पे कहोगे कि हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वर्क, और वर्क किसके बराबर होता है, पावर इनटू टी के। देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड का पहला फार्मूला हो जाएगा V I इंटू टी, क्यू के पावर होता है V इंटू आई के। दूसरा फार्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू पावर, पावर होता है V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, बिकॉज पावर इज आल्सो इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। और ये होता है बेटा तीसरा होता है हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, क्योंकि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये होता है बेटा हीट के फार्मूले, और इसका यूनिट होता है पावर का, वाट होता है, किलोवाट आवर भी हम लिखते हैं, किलोवाट 1 किलोवाट आवर होता है जो है वो 3.610 पावर 6 जूल के बराबर। ठीक है बेटा, कल डिस्कस करेंगे आगे। अब आपकी बायो की क्लास, केमिस्ट्री नहीं होगी आज बायो की क्लास।